Good afternoon, 10th class. So, we are on chapter number 4 of economics, globalization and the Indian economy. So, basically, when we started the chapter, we have understood what is globalization, how it is important, और MNCs कैसे सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ग्लोबलाइजेशन. उसके बाद व्हाट इज फॉरेन ट्रेड एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स. देन हमने ये पढ़ा कि एक एमएनसी जो है वो कैसे इन विच वेज दे एक्चुअली डू द इन्वेस्टमेंट इन द इन various countries, what are the ways, and then how it has actually affected and how globalization actually plays really important role in connecting the countries. ठीक है. Along with this, now we need to understand that what are the factors that have actually enabled globalization. Okay, so we start with this topic today. जिन फैक्टर्स ने ग्लोबलाइजेशन को बहुत बूस्टअप किया है, बहुत अच्छे से इसको प्रोसेस को कंप्लीट होने में या प्रोसेस को कंटिन्यू होने में हेल्प किया है, दैट इज टेक्नोलॉजी एंड liberalization of foreign trade and foreign investment policy. So we will study both of them in greater detail so that we understand that how does technology plays an important role in globalization. So first of all, when we start about technology, हमें पता है कि in the recent years there has been lot of development in the technological field. और जैसे एक not only in one particular field पर बहुत fields में, चाहे हम transportation की बात करें, चाहे हम communication की बात करें, चाहे हम IT service की बात करें, it has led to great development. And because of this development, obviously globalization जो है it is now increasing and it is actually seen everywhere in the world. Now सबसे पहले तो हमें पता है कि it plays an important role. For example, अगर हम ले पास 50 years में इतनी improvement हुई है, स्पेशली अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ पे बात करें, सो इससे क्या हुआ है, इससे फास्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स हुई है, लॉन्ग डिस्टेंसेस पे लोगों का ट्रैवल करना, गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हैज बिकम मच इजियर एंड मच चीपर. यानी कि लो कॉस्ट पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ गुड्स जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. एज दे हैव गिवन दिस वन बॉक्स इन योर बुक, इफ यू have the book, you can open your book page number 62 and you will be able to see this, otherwise you can easily see it on your screen as well. Now इसमें लिखा है, अब जो है बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिनमें इंटैक्ट बहुत सारे जो गुड्स आइटम्स है, दे कैन बी प्लेस्ड इन देम एंड देन दे कैन बी कैरिड ऑन. ठीक है. सो गुड्स आर प्लेस्ड इन कंटेनर्स दैट कैन बी लोडेड इंटैक्ट ऑन टू द शिप्स, रेलवेज, प्लेन्स एंड ट्रक्स. एंड ऑब्वियसली ये जो कंटेनर्स होते हैं, इन्होंने बहुत तरीके से क्या किया, रिडक्शन किया है किस चीज़ में, जो प्रॉब्लम्स आती थी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ थिंग्स फ्रॉम वन एरिया टू द अदर. बेसिकली जो हैंडलिंग कॉस्ट की अगर हम बात करें, जो एक्सपेंस लगता था, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता था, दैट हैज़ डिक्रीज टू इन अ ग्रेट अमाउंट, ह्यूज अमाउंट. सो बेसिकली इसके साथ साथ एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो तो कम हो ही रहा है, बट इसके साथ साथ और क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है. बिकॉज स्पीड बढ़ रही है तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, आराम से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पॉसिबल हो जाएगी और जो सामान है वो बहुत इजीली क्या होगा, इजीली पहुंच जाएगा एक जगह से दूसरी जगह. सो ऑब्वियसली इससे बहुत हेल्प हुई है इन इंक्रीजिंग द वर्ल्ड ट्रेड, इंटीग्रेटिंग द वर्ल्ड टुगेदर एंड समवेयर that is globalization. So इससे greater volumes of goods can be easily transported, whether we talk about the water route, whether we talk about the sea route, whether we talk about the air route. हर तरीके से बहुत easily अपना transportation हो रहा है. Lot of goods are being traveled from one area to other, and because of which obviously we are able to increase our trade and our business, and big companies are obviously able to take lot of advantage of these technologies. ठीक है. सेकेंड जो हम इसी से रिलेटेड, वो पहला अगर अपना ट्रांसपोर्टेशन है, सेकेंड वी कैन लुक एट इट एज डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. हमें पता है रिसेंट टाइम्स में देयर हैज बीन
great amount of development in the field of telecommunication, computers, internet. Even when we are having classes online, we are able to have the classes in very interactive way, and we can have it in very nice way. Why? Because such things have developed, and obviously technology ऐसी हो गई है कि we have internet, we have computers, we have maybe tabs, we have our phones through which we can take these classes, है ना? So that means just imagine how the technology is that I'm sitting at one other place, you are sitting somewhere far off, still you can and take the classes, and we can have even an interactive section, है ना? तो उसके इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा पूरा जितना भी हम देखते हैं चेंजेस है, ये चेंजेस क्यों आए हैं? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. सो टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज, टेलीग्राम, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, all of these have made the world come together, है ना? एंड इसके कारण वी इवन हैव अ इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन. जैसे मैं बोलूँ, चाहिए हम अपना ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या फिर और कोई इन्फॉर्मेशन अपने को कहीं से भी पता करनी हो, तो वी हैव लॉट ऑफ फैसिलिटीज. व्हाई? बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड टू सच एन एक्सटेंट. और ये बेसिकली पॉसिबल क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस. बेसिकली सैटेलाइट्स के थ्रू ही चीजें समवेयर वी आर गेटिंग कनेक्टेड टू ईच अदर. सो और जितना भी टेक्नोलॉजिकल, नॉट ओनली इन दिस फील्ड, ये तो दिस इज एन एग्जांपल दैट वी कैन अंडरस्टैंड बिकॉज वी आर एक्सपीरियंसिंग इट एंड वी आर यूजिंग इट. पर जनरली हर फील्ड में द सैटेलाइट एक्चुअली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, एंड स्पेशली अगर हम ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड बात करें. सो दिस हैज डेवलप्ड टू सच एन एक्सटेंट दैट वी कैन एक्चुअली talk to somebody sitting very far off. Even nowadays we even can have actually video call. तो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है. तो ऑब्वियसली अब हम इसको अगर इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ बिजनेस और ट्रेड या इकोनॉमिक्स, तो ट्रेड या बिजनेस भी तो कितना सिंपल हो गया है. इफ समबडी वांट्स टू ऑर्डर समथिंग, देन ऑब्वियसली वो या तो एक सैंपल भेज देते हैं, या फिर इफ इट इज समथिंग रिलेटिंग टू दी मे बी अगर डिजाइनिंग या ऐसा कुछ है, सो देन इट कैन बी डन ऑनलाइन एज वेल. तो और इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है, यू कैन सेंड इट थ्रू ईमेल, यू कैन इवन टॉक, देयर इज वॉइस मेल, देयर आर लॉट ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल. तो ऑब्वियसली इससे क्या होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, इससे समहाउ इट विल बूस्ट अप. व्हाट विल इट बूस्ट अप? इट विल बूस्ट अप द ट्रेड एंड बिजनेस, एंड ऑब्वियसली इट विल लीड टू ग्लोबलाइजेशन अगेन. Now there is one more box that is given in your book on your page number 63. If you have a look at this, they are just telling us that information and technology जो है, it plays very important role in even production of services across the countries. As they have given us one example कि एक न्यूज़ मैगजीन है, बेसिकली पब्लिश किसके लिए होती है? फॉर द रीडर्स इन लंदन. ठीक है, लंदन में जो रीडर्स है उनके लिए पब्लिश होती है. बट ठीक है, इट इज टू बी डिजाइन्ड एंड प्रिंटेड इन दिल्ली. जो टेक्स्ट होती है इस मैगजीन की, यानी जो जो इसमें मैटर आएगा, इज सेंड थ्रू इंटरनेट to Delhi office. The designers in Delhi office get the order on how to design the magazine from the office in London. यानी वहाँ से उनको जो डिजाइनर्स दिल्ली ऑफिस में हैं, उनको ऑर्डर मिलता है लंदन वालों से कि किस टाइप से आपको क्या करना है, जो डिजाइनिंग होगी इस मैगजीन की. एंड देन उसके बाद अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ इतना ही नहीं है, उसके बाद वो वहाँ बैठे बैठे उस चीज को दीज पीपल फाइनलाइज, डिजाइनिंग इज डन ऑन कंप्यूटर. उसके बाद आफ्टर प्रिंटिंग, देन द मैगजीन इज सेंट बाय एयर टू लंदन. सो इवन जो पेमेंट है, देन ऑब्वियसली दैट विल ऑल्सो बी डन इन सिमिलर वे, ऑनलाइन हो जाएगी, बैंकिंग हो जाएगी एंड सो ऑन. तो इवन द पेमेंट ऑफ द मनी फॉर डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग फ्रॉम बैंक in London to bank in Delhi is done instantly through e-banking, through internet. So just imagine कि something that is being used by people of London, London के लोग उसको पढ़ेंगे, but वो डिजाइन कहाँ हो रही है? इंडिया में हो रही है. प्रिंट कहाँ हो रही है? इंडिया में हो रही है. फिर उसको बाय एयर भेज रहे हैं, स्टिल उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा. दैट इज वाई ओनली दे आर डूइंग इट इन इंडिया. सो सीधी सी बात है यहाँ पे कि ग्लोबलाइजेशन हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट एंड इट हैज लिंक्ड द वर्ल्ड टोटली, समवेयर हम बोल सकते हैं एकदम
इंटीग्रेटेड जैसे कर दिया, ठीक है। सो देयर इज दिस स्मॉल थिंग दैट इज गिवन, यू कैन से टू पीपल आर टॉकिंग, फादर एंड डॉटर, तो द डॉटर इज सेइंग कि ये तो बहुत अच्छी मैगजीन है, हमारी स्कूल बुक्स ऐसी क्यों नहीं होती, टेक्स्ट बुक्स जो हैं। सो ऑब्वियसली जो फादर है वो बोलते हैं ये प्रिंटिंग प्रेस जो है ये बेसिकली ऑर्डिनरी इंडियंस के लिए नहीं, इसमें बहुत डिज़ाइन और बहुत स्पेशल क्वालिटी के बेसिकली लंदन रीडर्स के लिए होते हैं, बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट। अपनी टेक्स्ट बुक तो है सो दैट एवरीबडी कुड अफोर्ड इट, इसीलिए कंपेरेटिवली ऐसे मटेरियल और ऐसा चीज़ से बनती है कि रीडेबल होनी चाहिए, कंपेरेटिवली अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, पर इतना भी इनका कॉस्ट नहीं होना चाहिए कि एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड इट। सो यहाँ पे अपने को बस इतना समझने की बात है कि ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट समथिंग दैट इज बीइंग यूज्ड बाय पीपल ऑफ सम अदर कंट्री इज टोटली प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री, इवन उसकी डिजाइनिंग एंड एवरीथिंग इज डिसाइडेड एंड पेमेंट इज ऑल्सो डन ऑनलाइन ओनली, ठीक है। तो ये तो आ गई कि टेक्नोलॉजी। अब आ जाते हैं वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसने अगर हम इंडिया की बात करें स्पेसिफिकली, ऑल्सो पूरे वर्ल्ड में, बट अगर हम इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें तो इस लिबरलाइजेशन ने भी ग्लोबलाइजेशन को मतलब लाने के लिए इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कैसे? बिफोर मूविंग ऑन टू व्हाट इज लिबरलाइजेशन, लेट अस मूव ऑन टू द बैकग्राउंड जो हम टॉपिक कर रहे हैं। अगर हम वही एग्जांपल ले लें जो हमने चाइना वाला लिया था, चाइनीज टॉयज वाला, अगर इंडियन गवर्नमेंट जो भी चाइना से टॉयज आए अगर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सपोज टैक्सेस लगाना शुरू कर दे तो वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। इफ़ इट इज़ एक्सपेंसिव तो ऑब्वियसली इंडिया के जो लोग हैं वो उसको नहीं खरीद के इंडिया वाले टॉयज खरीदेंगे, या अगर एट पावर भी हो, मतलब एट पावर मतलब ऑलमोस्ट सेम प्राइस हो गए तो भी लोग चॉइस हो सकता है इंडिया वाले टॉयज खरीद लें। तो उससे क्या होगा, इंडिया की जो बिजनेसमैन है, टॉय मेकर्स है, टॉय इंडस्ट्री है, उनको थोड़ा सा हम बोलेंगे बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ इम्पोज हो तो उसको हम बोल देते हैं ट्रेड बैरियर, ठीक है ना। व्हाई इट इज गुड एंड व्हाई इट इज बैड, दैट इज व्हाट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये समझने की जरूरत है कि ट्रेड बैरियर होता क्या है। जब एग्जांपल है जैसे टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। बेसिकली एक तरीके की रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो एक गवर्नमेंट पुट ऑन करती है, इट पुट सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन बेसिकली हाउ टू इंक्रीज एंड डिक्रीज फॉरेन ट्रेड, ठीक है। यानी फॉरेन ट्रेड को हमें अपनी कंट्री में बढ़ाना है या कम करना है, ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री की गवर्नमेंट कितने बैरियर्स लगाती हैं टैक्सेस के ऊपर। अब आ जाते हैं कि हम लिबरलाइजेशन की क्या बात कर रहे हैं। जब हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी तब फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बैरियर्स लगे थे, ठीक है। ट्रेड बैरियर्स लगाए थे इंडियन गवर्नमेंट ने। क्यों लगाए थे? इसीलिए लगाए थे बिकॉज जो इंडिया की इंडस्ट्रीज थी वो बहुत नेसेंट स्टेज पे थी, बहुत बस बनी ही थी, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं थी कि बाहर की कंट्री में प्रोड्यूस गुड्स से वो compete कर सके, क्योंकि बाहर की इंडस्ट्रीज इतनी डेवलप थी कि वहाँ पे जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो और इतने मास स्केल पे प्रोड्यूस होते हैं कि अगर वो इंडिया में आके बिकेंगे तो उनके प्राइस जो है वो इंडियन मेड गुड्स से बहुत कम होंगे। तो अगर इंडियन मेड गुड्स महंगे होंगे तो लोग जो है वो चीप गुड्स खरीदेंगे, और अगर लोग इंडियन गुड्स नहीं खरीद के बाहर वाले कम प्राइस वाले गुड्स खरीदेंगे तो धीरे धीरे इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है वो फिर से डिक्लाइन होने लग जाएगी, वो राइज तो हो ही नहीं पाएगी। सिंपल टर्म्स में हम बोल सकते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग इतने अपनी इंडस्ट्रीज जो हैं इतनी डेवलप नहीं थी कि वो फॉरेन कंपटीशन को जीत सके या फॉरेन जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे compete कर सके। सो इसीलिए उस टाइम ज़रूरी था ऐसे ट्रेड बैरियर्स को लगाना, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज अपनी अराउंड 1950s 1960 बहुत डेवलप हो रही थी, और अगर इस टाइम पे उनको इम्पोर्टेड गुड से compete करना पड़ता तो हमारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो डेवलप हो ही नहीं पाती। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ जो कुछ असेंशियल आइटम्स थे जिनका इंपोर्ट ज़रूरी था
उनसे ही हम क्या करते थे, उन्हीं एसेंशियल आइटम्स को इंपोर्ट करते थे। जैसे कुछ मशीनरी जो इंडिया में प्रोड्यूस ही नहीं होती है सपोज तो, और ज़रूरी है, तो वो हम लोग इंपोर्ट करते थे। इसके अलावा हम कुछ मशीनरी के अलावा फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम, जो ज़रूरी चीज़ें हैं सिर्फ वो ही इंपोर्ट करते थे। ठीक है, अब हमें पता है कि जनरली हर डेवलप्ड कंट्री भी जो है ना, जब अर्ली स्टेज ऑफ उनका डेवलपमेंट होता है तो वो अपनी कंट्री के डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन देते ही देते हैं, ताकि उनकी कंट्री के जो प्रोड्यूसर्स है, जो इंडस्ट्रीज है, वो डेवलप हो जाए। ये तो हो गया जब रिस्ट्रिक्शन थी, ट्रेड बैरियर्स थे। अब 1991 के अराउंड क्या हुआ, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनी इंडिया में जिसने समवॉट जो अभी तक का सिस्टम था वो चेंज कर दिया। वो क्या थी, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब करेक्ट टाइम है कि हमारे जो इंडिया के प्रोड्यूसर्स हैं वो बाहर के प्रोड्यूसर्स से compete कर सकते हैं। तो इसीलिए, और बल्कि अगर कंपटीशन हुआ तो हमारे जो कंपनीज वाले, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो क्या करेंगे, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। क्यों इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि हमें इंटरनेशनल मार्केट में भी compete करना है, हमें इंडियन मार्केट में भी बाहर की कंपनीज से एट पार होनी चाहिए हमारा जो प्रोडक्ट है। तो इसीलिए वो भी अपने में क्या लाएंगे, इम्प्रूवमेंट लाएंगे अपने परफॉर्मेंस में, अपनी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की उसमें। इसीलिए दे फेल्ट कि अब ज़रूरी है, अगर हम चीज़ों को, ट्रेड बैरियर्स को कम कर दें तो ऑब्वियसली उस कंपटीशन से एक तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अब इस केपेबल हो गए कि वो compete कर सके। सेकंड, अगर कंपटीशन होगा तो वो इम्प्रूव ही करेंगे अपने आप को। ठीक है, तो और जब ऐसा इंडिया ने सोचा और इंडिया ने करना चाहा तो बाकी सारी इंटरनेशनल बॉडीज ने भी इस चीज को सपोर्ट किया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि समवेयर इंडिया का मार्केट भी तो उनके लिए खुल रहा है। अगर हम अपना सामान बाहर भेजेंगे तो बाहर का सामान भी तो इंडिया में आएगा। तब ये जो बैरियर्स थे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, इनको बहुत हद तक रिमूव कर दिया गया। इसका मतलब था अब गुड्स इंपोर्ट भी किए जा सकते हैं आसानी से, एक्सपोर्ट भी किए जा सकते हैं, फॉरेन कंपनीज आके यहाँ पे सेटअप कर सकती हैं अपनी फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज। अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, मतलब रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। We have already studied in our history that geography, इसमें हिस्ट्री में, कि लिबर का मतलब क्या होता है, फ्री। तो यहाँ पे फ्री क्या है, मतलब फ्रीडम ऑफ समवेयर ट्रेड। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन क्या हो गया, लिबरलाइजेशन समवेयर डूइंग ट्रेड में रिस्ट्रिक्शंस कम होना, ट्रेड बिजनेस इनके कारण अब बहुत ये लोग थोड़ा फ्रीली डिसीजन ले सकते थे, चीजें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अच्छी तरीके से होने लग गई थी। गवर्नमेंट जो है वो भी क्या कर रही थी, बहुत रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस करती जा रही थी और लिबरल होती जा रही थी, सो दैट व्हाट हैपेंड, सो दैट द countries actually can import and export both things। बाहर की कंट्रीज भी कर सके और इंडिया जो है, इंडिया भी क्या कर सके, दूसरी कंट्रीज के साथ अपना ट्रेड जो है वो कंटिन्यू कर सके। ठीक है, नाउ व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जब लिबरलाइजेशन की बात हो रही थी इंडिया में, और जब लिबरलाइजेशन इंडिया ने स्टार्ट करने का सोचा, अपने इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज किया, थोड़ी लिबरल ट्रेड ये सब किए, तो आई सेड बाहर की जो इंटरनेशनल कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्या कर रही थी, इंडिया को सपोर्ट कर रही थी इस चीज में, किस चीज में, कि हाँ लिबरलाइजेशन आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा था और इससे रिलेटेड कुछ पढ़ लेते हैं। नाउ बेसिकली ये जो कुछ ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो मतलब वर्ल्ड के ट्रेड को एक तरीके से समवेयर कोशिश करती हैं कि सब कुछ अच्छे से चले, तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये लोग ये बोलते हैं कि जो ट्रेड बैरियर्स है ना और फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इन पे मतलब ये बैरियर्स नहीं होने चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। अगर फ्री ट्रेड हो, मतलब फॉरेन ट्रेड आराम से कोई कंट्री कर सकेगी, इन्वेस्टमेंट आराम से कर सकेगी, तो इससे क्या होगा, डेवलपमेंट ही होगा, कंट्रीज जो आपस में लिंक्ड होगी। ये तो दे से दैट देयर शुड बी नो बैरियर्स, ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज शुड बी टोटली फ्री,
ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसी। ये बोलते हैं सारी कंट्रीज जितनी भी वर्ल्ड की हैं उनको अपने आप को लिबरलाइज कर लेना चाहिए ट्रेड के रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ेंगे वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WTO। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन एम है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करेंगे, लिबरलाइज करेंगे। लिबरलाइज मतलब क्या करेंगे, हम चाहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड टोटली फ्री हो, आराम से लोग ट्रेड कर सके, ठीक है। ये जो WTO है ये स्टार्ट कब हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था बेसिकली डेवलप कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जो है उन्होंने मिलके ये स्टार्ट किया था, और इसमें कुछ रूल्स बने हैं इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड, और ये बोलते हैं कि जितने भी WTO के मेंबर्स हैं उनको क्या करना है, उनको ये सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो अगर हम देखें इन द ओल्डर बुक्स इट इज रिटन अराउंड 164 कंट्रीज, बट जो लेटेस्ट अगर जुलाई 2016 का डेटा देखें तो 165 कंट्रीज जो हैं दे आर दी मेंबर्स ऑफ WTO. So basically, as I said, in few of the books it is written 164 and in few of the books it is written 165. So whenever you write any data during your exams, please write the year as well so that the examiner knows about which year you are talking, ठीक है। तो अगर हम as on July 2016 देखें तो around 165 countries of the world जो है वो members हैं WTO की। अब इसमें भी वी नीड टू लुक इनटू वन मोर फैक्टर। ऐसे तो WTO जो है इट इज सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड टू ऑल इन प्रैक्टिस, ठीक है, बट इट इज सीन दैट द डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटेन्ड ट्रेड बैरियर्स। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज है, जो सो कॉल्ड पावरफुल कंट्रीज है, जो ज़्यादा रिच और जो ज़्यादा समवेयर नोन कंट्रीज है, पावरफुल कंट्रीज है, जिन्होंने WTO फॉर्म होने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, वो अभी भी क्या करते हैं, खुद ट्रेड बैरियर्स उन्होंने रखे हैं अपनी कंट्री में। ऑन द अदर हैंड WTO जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना उनको बोलती हैं कि आप ट्रेड बैरियर्स हटाओ। तो ये एक तरीके का डिबेट चल रहा है ओवर मेनी ऑफ द कंट्रीज हु से कि आप डेवलपिंग कंट्रीज को तो बोलते हो कि रिमूव ऑल योर ट्रेड बैरियर्स, पर जो डेवलप कंट्रीज है वो बहुत बार इन चीज़ों को मानती नहीं है। दैट मीन्स इट इज समहाउ यू आर प्लेइंग पार्शियल और यू आर नॉट बिहेविंग इक्वली विथ अदर्स। तो दिस इज एक्चुअली द थिंग टू डिबेट अबाउट। ओके, वी हैव सीन ऑलरेडी बहुत बार ये जो पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज है ये बहुत बार पावर को अपने हिसाब से यूज करती हैं और थोड़ा सा दे एक्चुअली वर्क अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स एंड डोंट लिसन टू सच ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस मेनी टाइम्स बिकॉज दे देमसेल्व्स आर वेरी पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पार्ट ऑफ दैट दोज ग्रुप्स ओनली, दैट इज व्हाई। तो इसी से रिलेटेड एक बॉक्स दिया हुआ है इन आवर बुक, वी विल जस्ट गो थ्रू दिस and then it will become a little bit better for you can say better in understanding regarding जो हमने अभी बात की है कि कुछ डेवलप कंट्रीज बात मानती नहीं है इनकी, ठीक है। हमने चैप्टर 2 में देखा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इट प्रोवाइड्स बल्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ GDP इन इंडिया, है ना। वेयर अगर हम किसी डेवलप कंट्री की बात करें जैसे US, तो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP एट 1% एंड शेयर ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट इज ओनली 0.5, यानी 0.5 तो इनका टोटल एम्प्लॉयमेंट का शेयर है एग्रीकल्चर का और GDP में सिर्फ 1% है। Yet this very small percentage of people who are engaged in agriculture receive massive sums of money from US government for production and for export to other countries. अब US क्या करती है, अपने जो फार्मर्स है ना उनको बहुत फॉर्म में एक्स्ट्रा हेल्प देती है, सब्सिडी देती है, बहुत पैसे देती है कि आप अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर करो, ठीक है, ताकि आप जो आपका प्रोडक्शन है वो अच्छे से हो और आप उसको अदर कंट्रीज में अच्छे से एक्सपोर्ट कर सको। इसी के कारण क्या है, जो इतने पैसे ये US फार्मर्स रिसीव करते हैं, इसी के लिए ये अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बहुत कम प्राइस में भी क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। बिकॉज सी जब उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम लगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो जितना भी लगाओ पर उनको खुद को स्पेंड बहुत कम करना पड़ा। क्यों बहुत कम स्पेंड करना पड़ा? बिकॉज
उनको इतना हेल्प तो यूएस गवर्नमेंट से ही मिल रही है, तो ऑब्वियसली वो लोग क्या है अब बहुत कम प्राइस में भी, क्योंकि उनका खुद का कॉस्ट जो इनिशियल उनका लगा था क्रॉप्स ग्रो करने में वो बहुत कम पैसे लगे थे, तो बहुत सारा प्रॉफिट ऐड करने के बाद भी वो बाकी कंट्री के कंपैरिजन में बहुत लो प्राइसेस में अपने फार्म प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, ठीक है। तो और ऑब्वियसली जो एक्स्ट्रा सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स होता है वो दूसरी कंट्रीज में बेचते हैं एट वेरी वेरी लो प्राइसेस। तो जब वो लो प्राइसेस पे बेचते हैं तो उस कंट्री के जो फार्मर्स हैं उनके लिए ये नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि वो तो पूरी मेहनत करके अपने जितना भी उनका बैकअप है, जितने उनकी सेविंग है, जितनी भी उनकी इनकम है, वो सारा ऐड करके वो लोग क्रॉप्स उगाते हैं, तो ऑब्वियसली वो अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड करके जब थोड़ा प्रॉफिट ऐड करके चीज़ें बेचते हैं तो कंपैरेटिवली महंगी हो जाती है। तो यानी उनके जो यूएस के फार्मर्स का जो ग्रेन्स या जो भी एग्रीकल्चर आइटम लो प्राइसेस में बिकता है, तो दूसरी कंट्री जिस कंट्री में बिकता है उसके फार्मर्स को ऑब्वियसली ये इफेक्ट करता है। डेवलप कंट्रीज, इसीलिए अब डेवलपिंग कंट्रीज जो है अब वो डेवलप्ड कंट्रीज को इसीलिए बोल रही हैं कि हमने तो अपनी कंट्री के ट्रेड बैरियर्स हटा दिए डब्ल्यूटीओ के रूल्स के अकॉर्डिंग, हमने अपनी कंट्री से ट्रेड बैरियर्स हटा दिए डब्ल्यूटीओ के रूल्स जो थे उनके अकॉर्डिंग, बट यू दैट इज द डेवलप्ड कंट्रीज आर टोटली इग्नोरिंग द रूल्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। आप लोग तो टोटली इग्नोर कर रहे हो और आप अपने फार्मर्स को इतना ज़्यादा वास्ट सम्स ऑफ मनी देते हो जिसके कारण उनकी वो जो आगे सामान बेचते हैं वो कंपैरेटिवली बहुत कम प्राइस में बेच देते हैं, और हमें आप लोगों ने बोल रखा है हमारी गवर्नमेंट को कि हम अपने फार्मर्स को सपोर्ट नहीं कर सकते, और मतलब हम सपोर्ट नहीं कर सकते और वही चीज आप अपने कंट्री में अपने फार्मर्स के साथ कर रहे हो। इज इट फेयर एंड फ्री ट्रेड? क्या ये सही है? सबसे पहली चीज तो यू योरसेल्फ आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डब्ल्यूटीओ एंड यू आर टेलिंग अस टू फॉलो द रूल्स ऑफ डब्ल्यूटीओ, जिसके कारण हमारे जो फार्मर्स है, हमारे जो ट्रेडर्स है, उनको नेगेटिव इम्पैक्ट इसके कारण फील करना पड़ रहा है। सो ऑब्वियसली दिस इज इनकरेक्ट एंड दैट इज वाई डेवलपिंग कंट्रीज जो है अब इससे रिलेटेड प्रोटेस्ट कर रही हैं एंड दे आर आस्किंग द डेवलप्ड कंट्रीज दैट इफ वॉट एवर यू आर टेलिंग अस टू डू यू शुड ऑल्सो डू। अगर आप हमारी जो कंट्री पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं वो आपको भी अपनी कंट्रीज में लगाने पड़ेंगे, because you also have to follow the rules of WTO, because everyone who is a member of WTO has to follow the rules. So when the developing countries are following them, so developed countries should also follow it. So ये debate चल रही है, but we know somehow things can be solved if all the developing countries come together and ask for changes. बट विद दिस वी अंडरस्टैंड कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज सच अगर देखें तो लिबरलाइजेशन को बहुत क्या करती है, फेवर करती हैं, एंड ग्लोबलाइजेशन that is why somewhere has increased and reached to a next level because of this liberalization policies. Okay, so with this we wind up today's class, and now we'll meet in next class. If you have any doubt regarding this topic, feel free to come back with your problems and we'll solve all your problems. Okay, now meet you all tomorrow.